तो बेसिकली बात ये है कि सामाजिकरण से रिलेटेड आपको पहले कहानी सुनाते हैं। सामाजिकरण क्या हुआ, एक बार डिस्कवरी पे शायद पता नहीं किसी ने ये चीज़ देखी होगी कि नहीं देखी होगी। एक एपिसोड आया आता था जिसमें कि कुछ ऊल-जलूल या कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें दिखाते थे। तो एक बार उसमें एक कहानी दिखाई थी कि एक बच्चा था जो कि बहुत छोटे पर ही चिड़ियाघर में गिर गया और भेड़ियों के बाड़े में गिर गया था वो बच्चा। और उसके कई सालों बाद तो लोगों ने समझा कि वो उस बच्चे की मृत्यु हो गई है, वो बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई है। लेकिन वो बच्चा ज़िंदा था। कई सालों बाद जब उसे देखा गया तो वो पूरी तरीके से एक भेड़िया बन चुका था। उसके बड़े-बड़े नाखून थे, बड़े-बड़े बाल थे, वो चारों पैरों पर ही चलता था और सारी वो चीज़ें जानता था जो भेड़िए आपस में उससे बातचीत करना, कच्चा मांस खाना, है ना? ये सारी चीज़ें शामिल थी। उसे नहीं पता था कि बोलते कैसे हैं, भाषा क्या होती है। वो ठीक उसी प्रकार बर्ताव करता था जैसे कि एक जंगली जानवर करता है। वो ठीक उसी प्रकार से उन सब चीज़ों को देखता था, उन सब चीज़ों को खाता था, जैसे कि जंगली जानवर खाते हैं। तो और ठीक उसी के पैरेलल जो और बच्चों का जन्म हुआ, वो ऐसा नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब कि कोई तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है समाज में, कोई तो एक ऐसी चीज़ होती है समाज में जो कि हमारे व्यवहारों को निर्देशित करती है, जो कि हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करती है। तो इसका मतलब अगर कोई चीज़ हमारे व्यवहारों को निर्देशित करती है, नियंत्रित करती है, तो इस तरह की एक प्रक्रिया ही है जिसे कि हम समाजशास्त्र की भाषा में सामाजीकरण कहते हैं, यानी कि सोशलाइज़ेशन कहते हैं। सोशलाइज़ेशन क्या है भाई? तो जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म के समय मात्र एक जैविकीय प्राणी होता है। उसे नहीं पता होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, हम किस लिए धरती पर जन्म लिए हैं, केवल खाने-सोने के लिए पैदा हुए हैं या फिर कुछ पढ़ने-लिखने के लिए पैदा हुए हैं या फिर नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं, उसे नहीं पता होता। तो इसीलिए उसे सिर्फ़ एक जैविकीय रूप में देखा जाता है और इसीलिए मनुष्य का जैविकीय नाम क्या है? कोई बताए? होमोसेपियंस। होमो सेपियंस। ये तो वैज्ञानिक नाम है। अरे वही मैंने जैविक नाम पूछा था, जैविक नाम और वैज्ञानिक नाम एक ही होता है। तो जैविक नाम मतलब बायोलॉजिकल नेम अगर हिंदी में कहेंगे, होमोसेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस है, बाकी लोग भी ध्यान रखेंगे। तो होमो सेपियंस है और आपने देखा होगा अगर किसी ने नवजात शिशु को देखा हो, तो वो बिल्कुल एक जैसे एक नवजात बच्चा होता है किसी जानवर का, वो ठीक कहीं न कहीं उसी प्रकार से छोटा-सा बच्चा है और उसकी जो संरचना होती है, वो भी लगभग-लगभग कहीं न कहीं एक छोटे जब छोटा जानवर पैदा होता है वो, तो कहने का मतलब वो जब जन्म लेता है तो ना उसे ये पता होता है कि हम कहाँ आए हैं, हम कौन हैं, हमें कैसे चलना है, हमें कैसे सीखना है, कैसे बोलना है, कौन मम्मी है, कौन पापा है, उसे ये सब कोई चीज़ें नहीं पता होती। तो वो सिर्फ़ एक जैविकीय प्राणी होता है और वो समाज के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही किसी सामाजिक गतिविधि, किसी सामाजिक प्रक्रिया के बारे में जानता। तब उसे नहीं पता होता है कि हमें बड़े होकर जो है हायर कमीशन की तैयारी करनी है या हमें पीजीटी की तैयारी करनी है। तब उसे नहीं पता होता है। वो बस उसे पता है कि हम अभी अब रोना है हमें और अब हमारी प्रक्रिया जो है कुछ समय तक ऐसे ही चलेगी। तो बस वो क्या होता है, वो एक ढाँचा होता है हड्डियों का जिसके ऊपर एक खाल लगी होती है और एक वो उसकी साँसें चल रही होती हैं, बस इतना होता है। लेकिन जैसे-जैसे उस व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे वो व्यक्ति बड़ा होता जाता है, जैसे-जैसे वो बच्चा, वो जैविकी प्राणी जिसने जन्म लिया था, वो बड़ा होता जाता है, तो वो अपने आस-पास के सामाजिक माहौल से, अपने आस-पास के वातावरण से, अपने आस-पास के समुदाय से कुछ न कुछ सीखता जाता है। और इसी जो ये जो सीखने की प्रक्रिया है, ये जो कुछ ग्रहण करने की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम सामाजीकरण के नाम से जानते हैं। जॉनसन कहते हैं कि भाई सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, सामाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने के योग्य बनाता है ना? सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन इज लर्निंग दैट इनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स। मतलब सामाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है सीखने की जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं को सीखने के योग्य बनाता है। इसके बाद एक परिभाषा बोगार्डस की भी याद कर लीजिए क्योंकि एटलीस्ट 2 परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए।
फोगाटस के अनुसार ये है कि भाई साथ काम करने की, है ना? साथ में रहने की या उत्तरदायित्व की जो भावना होती है, उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना तथा दूसरों के कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम सामाजीकरण कहते हैं। ठीक है? सोशलाइजेशन is the process of working together. Socialization is a process of working together, of developing group responsibility, of being guided by the welfare needs of others. यानी कि हम अपनी चीजों का तो ध्यान रखें ही रखें, साथ ही साथ हम दूसरों की चीजों का भी ध्यान रखते हैं। इसमें कई सारी परिभाषाएं आती हैं, ग्रीन की हो गई, जॉनसन की हो गई, हालांकि जॉनसन की परिभाषा तो मैंने ऊपर लिखी दी है। जॉनसन की परिभाषा याद करना इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। और पार्सन्स की हो गई, जैसे पार्सन्स कहते हैं कि व्यक्ति जब सामाजिक मूल्यों को सीखता है और उनका अंतरीकरण करता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम सामाजीकरण कहते हैं। पार्सन्स कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने की तथा उनका अंतरीकरण करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही हम सामाजीकरण कहते हैं। तो भाई सामाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, कुल मिला के हमें इन परिभाषाओं से इतना तो पता चल गया कि सामाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें जीवन जीने के योग्य बनाती है, समाज में रहने के योग्य बनाती है। अब एक बात इसमें ये देखेंगे कि यहाँ एक प्रश्न इसमें ये उठता है, क्या अगर कोई भी चीज हम सीखें या हम कुछ भी सीखें तो क्या वो सामाजीकरण कहलाएगा? कोई बताए? नहीं सर। नो सर। अच्छा, तो कब हम सामाजीकरण कब कहेंगे नहीं। और किससे सामाजीकरण कहेंगे? जो हमें समाज के अनुकूल बनाए। वेरी अगर गुड। मान लीजिए सीखते हैं कि चोरी करना, तो क्या ये समाज वेरी गुड बात से। जो चीजें ये समाज में, समाज तो नहीं मानता ना, इसको समाज हाँ निर्धारित ही नहीं करता। बिल्कुल सही। वे सभी प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से समाज में भागीदारी संभव हो सके, जिनके माध्यम से समाज के लिए चीजें अच्छी हो सके, समाज कल्याणकारी बन सके, उसे हम कहते हैं सामाजीकरण, है ना? हर चीज सीखने को, आप कोई गलत आदत सीख रहे हैं, आप कोई बुरी, सामाजीकरण। उसे सामाजीकरण नहीं कहेंगे। सामाजीकरण केवल तभी कहलाएगा जब हम समाज के कल्याण संबंधी, इसलिए नीचे लिखा ना फोगाटस ने, कल्याण संबंधी चीजों के बारे में बात करेंगे, तब हम उसे सामाजीकरण कहेंगे। हालांकि अब सामाजीकरण जो प्रक्रिया होती है वो आनुवंशिक भी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है, एक बच्चे से उसके पिता में, पिता से उसके बच्चे में, और उसके बच्चे से उसके बच्चे में चलती रहती है ना? और एक हर तरीके से सामाजीकरण जब एक व्यक्ति का हो जाता है, जब एक व्यक्ति एक बढ़िया व्यक्ति बनता है समाज में, तब जाकर के वो एक अच्छे समाज की स्थापना कर पाता है। इसीलिए सामाजीकरण इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही संस्कृति ट्रांसफर करेगा, वही आपको व्यवहार करना सिखाएगा, कहाँ पर कैसे बैठना है, कहाँ पर कैसे बोलना है। बहुत सारी चीजें आपको कौन सिखाता है? सिर्फ सामाजीकरण सिखाता है। इसीलिए सामाजीकरण एक समाज को एक बेहतरीन समाज बना सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दरखाइम क्या कहते हैं। दरखाइम कहते हैं कि सामाजीकरण क्या है? उनके वो कहते हैं कि सामाजीकरण और कुछ नहीं भाई। अच्छा, दरखाइम का सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर है? नैतिकता पे। वेरी गुड, मोरालिटी पर। मोरालिटी पर। और वेबर का सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर है? क्रिया पर। वेबर का तार्किकता पर। क्यों मानसी? सर तार्किकता पर। तार्किकता पर। ठीक। तो जैसे कि दरखाइम नैतिकता की बात करते हैं, वेबर तार्किकता की बात करते हैं। तो वेबर दरखाइम कह रहे हैं कि सामाजीकरण और तो भैया कुछ नहीं है। सामाजीकरण क्या है? केवल नैतिक शिक्षा देना है। बच्चों में जब नैतिक शिक्षा का विकास होती है, तभी हम उसे सामाजीकरण कहते हैं। लेकिन जब हमने आज के संदर्भ में देखा, जब हमने इसको थोड़ा-सा ब्रॉडर टर्म्स में समझने की कोशिश करी, तो हमने देखा नहीं, ऐसा नहीं है कि सामाजीकरण केवल शिक्षा देना है, केवल औपचारिक शिक्षा दे देना है या केवल नैतिक शिक्षा दे देना है, बल्कि सामाजीकरण एक व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत अलग-अलग तरीके की चीजें, अलग-अलग तरीके का व्यक्तित्व का विकास, अलग-अलग तरीके का इंटरनलाइजेशन, अलग-अलग तरीके की चीजें सीखना आ सकता है। केवल एक ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षा सीखने को या फिर एक औपचारिक शिक्षा सीखने को, कोई पढ़ाने लिखने को ही हम सामाजीकरण नहीं कहेंगे, बल्कि सामाजीकरण हमें ये बताता है कि कैसे हम सीखेंगे इस समाज में रहना। अगर कहें तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस by which people learn how to cope with the social order,
कि हम सामाजिक जो क्रम चल रहा है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था चल रही है, उससे हम कैसे कदम से कदम मिला करके चल सकेंगे, कैसे मूल्यों का निर्वाह होगा, कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे जीवन जिएँगे, है ना? ये सारी चीज़ें जानना ही सामाजीकरण कहलाता है। अब हम देख लेते हैं सामाजीकरण की विशेषताएँ क्या हैं भाई? सामाजीकरण की विशेषताएँ स्क्रीन पे दिख रही होंगी आप लोगों को। सामाजीकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं, जैसे कि यस जैसे कि पहली विशेषता कौन-सी है जी? पहली विशेषता है आपकी पहली विशेषता है आपकी सामाजिक सीख की सर प्रक्रिया, है ना? सामाजिक सीख की प्रक्रिया। सामाजिक सीख की प्रक्रिया। तो सामाजीकरण क्या है? सामाजीकरण एक सीख की प्रक्रिया है, जो कि आपको सिखाता है कि हमें कहाँ पर क्या करना है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो सीखने वाली चीज़ें हैं, ये जो सीख वाला मामला है, ये जन्मजात नहीं होता है। बच्चा पैदा होते ही वो जो पैदा होता है तो वो कुछ भी सीख के जन्म नहीं लेता। वो जो कुछ भी उसको आता होता है बाय बर्थ वो केवल जैविकीय चीज़ें होती हैं। जब उसका जन्म होता है तो उसे कुछ भी नहीं आता है। बस उसे इतना आता है कि मुझे रोना है, मुझे बाकी की जैविकी क्रियाएँ करनी हैं जो हमें करनी है। बस और इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं पता होता है। तो कुल मिला के ये एक सामाजिक सीख की प्रक्रिया है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि सांस्कृतिक सीख का समावेश। ये क्या है? समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे संस्कृति को हम सीखते हैं, अपनी कल्चर को सीखते हैं, है ना? जैसे कि मूल्य क्या हैं, हमारे विश्वास क्या हैं, हमारी प्रथाएँ क्या हैं, हमारी परंपराएँ क्या हैं, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट डू, है ना? या हमारी मनोवृत्तियाँ क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम किसमें सीखते हैं? कल्चर में। क्योंकि जब आप पैदा होते हैं, जब आपका जन्म हुआ था, तब आपके पास कोई कल्चर थी? कोई कल्चर नहीं थी। अगर आपका जन्म इंग्लैंड में हुआ होता, तो आप वेस्टर्न कल्चर सीख रहे होते। आपका जन्म इंडिया में हुआ, तो आपने इंडियन कल्चर सीखा। तो कहने का मतलब जो कुछ सीखा जन्म के बाद ही सीखा, जन्म लेकर के कुछ भी पैदा नहीं हुए। अभिमन्यु थोड़ा ना है कि भाई वो चीज़ उसने मतलब जब पैदा हुआ तभी सीख ली और पूरा मतलब जाके वहाँ एकदम तहस-नहस कर दिया, ऐसा नहीं है। आप जन्म से कुछ भी सीख करके नहीं पैदा होते हैं। जो कुछ भी सीखते हैं संस्कृति, सभ्यता, आचार-विचार, आदर्श, प्रतिमान, नियम, है ना? वो सब कुछ कहाँ सीखते हैं? इसी समाज में सीखते हैं, इसी सामाजिक प्रक्रिया के दौरान सीखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है हालाँकि इसीलिए हम देखते हैं कि संस्कृति जो सीखते हैं, हर हर व्यक्ति का सामाजीकरण अलग-अलग होता है। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम फैमिली से आता है, तो उसका सामाजीकरण मुस्लिम चीज़ों के हिसाब से होता है ना? आप हिंदू फैमिली से आते हैं, तो आपका सामाजीकरण हिंदू फैमिली के हिसाब से होता है। तो कुल मिला के सारी कुछ चीज़ें आपने यहीं से सीखी। अब वही बात है अगर हम आपको बचपन से एक मुस्लिम घर में रख दें, तो आप वही सब कुछ सीखेंगे जो एक मुसलमान फैमिली में होता है, एक इस्लामिक फैमिली में होता है। भाई आपको अलग से इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना पड़ता है, लेकिन इंग्लैंड में जो बच्चा पैदा होता है, अमेरिका में जो बच्चा पैदा होता है, वो इंग्लिश सीखने जाता है क्या कहीं? वो तो जैसे-जैसे बड़ा होता है इंग्लिश ही बोलने लगता है, क्योंकि वो अपने आस-पास के लोगों को वही बोलते हुए सुनता है। आपका बेटा आस-पास के लोगों को हिंदी बोलते देखता है या हम हमारे यहाँ सोसाइटी में बच्चे हिंदी बोलते सुनते हैं, तो हिंदी बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे शुरू से ही गालियाँ देना सीख जाते हैं क्योंकि उन्होंने आस-पास वही देखा होता है। कुछ एक स्पेशल टर्म उन्होंने कहीं सुन लिया और वही रट रहे हैं, माँ-बाप खुश हो जाते हैं कि अरे बेटा देखो ये कह रहा है ना? तो अगला क्या है? अगला है अनुकरण से प्रभावित। अनुकरण क्या है? अब भैया समाज हो या फिर समाजीकरण हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है वो क्या है? अनुकरण यानी कि एडॉप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन तो बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ को सीखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जब तक कुछ सीखेंगे ही नहीं, जब तक आप दूसरे की क्रियाओं को देखकर जागरूक नहीं होंगे, तब तक कैसे सीख पाइएगा? जब आप परिवार में देखते हैं, अपने पड़ोस में देखते हैं, अपने क्रीड़ा समूह में देखते हैं, है ना? तो आप बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आप केवल देख कर के सीख जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें जो कि आप देख कर के सीखते हैं, वे सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? पूरी तरीके से समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान आती हैं, जो कि आप अनुकूलन की आदत से सीखते हैं, है ना? और यही अनुकूलन की आदत जो होती है, वो समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है ना? ये अनुकूलन की जो आदत होती है, यही समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना देती है। अब क्या भाई जानवरों में अनुकूलन होता है? आपने देखा होगा कि एक बड़ा-सा टब है, बहुत बड़ा-सा टब और उसमें 2 गाय आराम से पानी पी सकती हैं अगर चाहें तो। लेकिन वो दूसरी वाली जो गाय है वो कह रही है नहीं या तो मैं पीऊँगी या तो तुम पी लो। वो किसी उनमें से कोई एक गाय ही पानी पिएगी, वो अनुकरण नहीं करती, वो अनुकूलन नहीं करेंगी, अच्छा चलो तुम भी पी लो, साइड में इतनी जगह खाली तो पड़ी है, लेकिन नहीं।
वो एक पिएगी तो दूसरे को सींग मार के हटा देगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये चीज़ें हैं, ये सब कुछ अनुकरण से प्रभावित होता है। इसमें मनुष्य पूरी तरीके से एडप्टेशन करना सीखता है, अनुकरण करना सीखता है। और अगर ये अनुकरण ना हो सारी चीज़ें, अब ऐसा तो है नहीं भाई कोई डेटा केबल आता होगा और मनुष्य के दिमाग में लगाया और मनुष्य सब कुछ सीख गया। ये अनुकरण करना ही वो डेटा केबल है। इस अनुकरण के माध्यम से ही व्यक्ति सारी चीज़ें सीख सकता है, अदरवाइज़ वो कुछ भी सीख नहीं सकता। इसके बाद आता है निरंतरता, है ना? क्या हो गया? सामाजिक सीख की प्रक्रिया हो गया, सांस्कृतिक सीख का समावेश हो गया, है ना? अनुकरण से प्रभावित हो गया और निरंतरता हो गया। निरंतरता क्या होती है भाई? तो जो निरंतरता है, निरंतरता इसको हम इस तरीके से देखेंगे, जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि सामाजीकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी, है ना? सामाजीकरण एक कंटिन्यूटी वाली प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म वाली चीज़ है। लगातार लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी रुकती नहीं है। आप हर दिन सोने से पहले और उठने के बाद कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। हर मिनट, हर सेकंड आप कुछ न कुछ नया सीख जाते हैं और जो कि आपको पता भी नहीं चलता है क्योंकि उसके लिए आपने कोई उद्यम नहीं किया होता है। आपने कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया और क्यों सीखा? क्योंकि आपके अंदर अनुकरण का गुण है। ये कंटिन्यूटी क्यों बनी हुई है? क्योंकि आप बराबर सीख रहे हैं, बराबर एडॉप्ट कर रहे हैं, बराबर चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, ग्रास्प कर रहे हैं। जिस दिन ये अनुकरण की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, उसी दिन ये सीखने की कंटिन्यूटी भी बंद हो जाएगी। तो निरंतरता किस थियरी पे चल रही है कि हम सारी चीज़ें अनुकरण करते हैं, हम सारी चीज़ें सीखते हैं और ये लाइफ टर्म चलती रहती है। क्योंकि हम देखते हैं कि भाई कुछ चेंज हो गया, कुछ बदल गया, तुमने देखा चलो अच्छा अब ये बदल गया, चलो इसके हिसाब से करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी जो अब होती हैं, तो आपने कहा कि अच्छा चलो अब ऐसे होता है, चलो ठीक है वैसे कर लेंगे। तो कंटिन्यूटी का मतलब ये हो गया कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो जीवन के आरंभ से होकर के अंत तक चलती है, रुकती नहीं है कहीं पर। इसके बाद आता है हमारा आत्म का विकास, है ना? आत्म का विकास क्या है जी? आत्म का विकास से हमारा मतलब है अम, आत्म या सेल्फ कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में क्या है सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ से रिलेटेड किसकी थियरी है समाजीकरण की, बताओगे? नीड की नीड की और कौन सा एक टर्म नीड की इस्तेमाल करते हैं वो समाजीकरण के लिए, जिसमें कि हम कुछ सीखते हैं उसके लिए वो एक टर्म आई और मी नहीं, आई और मी तो होते हैं। वो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिस प्रक्रिया से बच्चे चीजें सीखता है? सही बता रही हैं आप। रोल टेकिंग वेरी गुड। रोल टेकिंग रोल टेकिंग, हाँ, रोल टेकिंग। जिस प्रक्रिया के दौरान वो बच्चा चीजें ग्रहण करता है उसे हम रोल टेकिंग कहते हैं, है ना? तो अब क्या हुआ भाई, आत्म जब जैसा कि फिर वही बात आ गई, जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसका कोई सेल्फ था? कोई सेल्फ नहीं था। उसके पास कोई आई था? नहीं था। कोई मी था? नहीं था। उसके पास बस वो खुद था। तो लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा हुआ, जैसे-जैसे वो अपना जीवन में उसने आगे बढ़ा तो उसे पता चला नहीं क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमने खुद को इवैल्यूएट करना सीखा, हमने खुद को मूल्यांकन करना सीखा। यार वो फलाँ लड़की ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनती है, मेरे पास उतने अच्छे कपड़े नहीं हैं। या मैं ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता, वो बहुत सुंदर दिखता है। वो ज़्यादा काबिल है, मैं कम काबिल हूँ। है ना? इस तरीके से हमने क्या किया, खुद का इवैल्यूएशन करना प्रारंभ किया, किसी दूसरे के संदर्भ में। कई बार इसी से रिलेटिव डिप्रीवेशन जन्म लेता है, कई बार इसी से सापेक्षिक वंचना का विकास होता है। और क्योंकि देखो सारी थियरी कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई है ना भाई, कोई अकेले तो है नहीं। सारी थियरी कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये इस आत्म के विकास के दौरान ही हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। हम सारी अच्छा, बुरा, सामाजिक या समाज विरोधी या जैसा भी जो है, हम उन चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं और अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं। और और ये पूरी प्रक्रिया जो है चलती रहती है, जिसमें कई सारी धारणाएँ बनती हैं, कई सारी धारणाएँ बिगड़ती हैं और ये आत्म का विकास होता रहता है। फिर वही बात आ गई अनुकूलन का गुण। इसको हमने ऊपर वाले पॉइंट के जी साथ सर रिलेट करके बता दिया था। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन करना क्या होता है? किसी भी चीज़ को अपने साथ जो है समावेशन कर लेना, उसको साथ लेकर के चलना। समाजीकरण की प्रक्रिया जितनी ढंग से काम करेगी, जितने प्रभावपूर्ण ढंग से काम करेगी यस सर और वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा समाज के साथ अनुकूलन कर पाने में सक्षम हो जाएगा। अच्छा, अगला क्या है? अगला है एक सापेक्षिक प्रक्रिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। और सापेक्षिक प्रक्रिया कैसे है, कोई डिफाइन कर पाएगा?
या हम कहें एक रिलेटिव सापेक्ष प्रोसेस है। प्रक्रिया इसे कैसे डिफाइन कौन सी करेंगे? सर प्रोसेस? हाँ, इससे है सर कि सर अगर मान लीजिए बच्चे के मतलब जन्म होता है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं होती, हम्म। तो सापेक्षी रिलेटिव है वो अपनी माँ से है, नहीं सबसे मानसी, पहले ये तो नहीं अपने होगा। माँ से ही सीखता है ना। नहीं, ये नहीं होगा। तो इसे ठीक में मतलब कि जब हाँ मतलब कि कोई एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन होता है तो उसकी फैमिली में जो चीजें होती हैं तो उसको वो गलत या सही नहीं नहीं, ये भी शायद नहीं होगा, ये भी ऐसा नहीं कोई होगा। सापेक्षिक सोशलाइजेशन होता चलो है। और कोई ट्राई करेगा, फिर हम थोड़ा सा उसको चीज हिंट देते हैं, फिर बताना। भारतीय चलो, जो सापेक्षिक प्रक्रिया है ये, चलो इतना बता देते हैं, टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड है। टाइम एंड स्पेस समझ रहे हैं, समय और क्षेत्र। अब अभी तो जी ऊपर सर, बताया था। जैसे जहाँ पे जैसा जाए हाँ इंसान हाँ वैसे हाँ ही हाँ, वैसे ही अभी तो अभी जो सर सोशलाइजेशन आपने वो होता है। एग्जाम्पल दिया है ना, वो भेड़िए और उसके, वेरी गुड, वही तो पूछ रहे थे। कि बच्चा जो है भेड़िए के उसमें गिर गया, हम्म, उसका उसी हिसाब से समाजीकरण हुआ। बहुत अच्छे। तो जैसा और वो समाज, जैसे जैसा माहौल, जैसा जैसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है डेवलपमेंट होगा। उसी हिसाब हाँ, से उसी के अनुसार किसी का समाजीकरण होता है। सोशलाइजेशन सापेक्षिक होता है, मतलब अब हम आपसे कहें कि अच्छा और बुरा क्या है, तो आप थोड़ा सा फिलोसफी हो जाएगी, लेकिन अच्छा और बुरा क्या है? ना तो कुछ अच्छा है, ना तो कुछ बुरा है। किसी चीज के सापेक्ष में कोई चीज अच्छी है और उसी चीज के सापेक्ष में वो चीज बुरी है। या छोटा बड़ा क्या है? अगर कोई छोटा हमारे ऐसा, हिसाब से कोई भी चीज अच्छी या बुरी हो सकती है। मतलब मतलब किसी एक समय पे तो उसी समय पे, किसी दूसरे समय पे वही काम गलत हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमने कहा, अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सापेक्षिक प्रक्रिया क्यों है सामाजीकरण? जैसे कि आपने देखा कि कई तरीके के समाज हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया पश्चिम समाजों का और भारतीय समाजों का। भारतीय समाज में जो यौन संबंधी टैबूज बनाए गए, या इंटरकास्ट मैरिज बनाई गई, या और भी कई सारी चीजें बनाई गई। आप जीएस घुरिये पढ़ते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है कि विवाह पर प्रतिबंध, है ना? तो विवाह पर प्रतिबंध यहाँ है, हालांकि पश्चिम समाज में ऐसा नहीं है। तो समाजीकरण वहां भी हो रहा है, समाजीकरण यहाँ भी हो रहा है। वहां पर जो समाजीकरण हो रहा है वो थोड़ा दूसरे तरीके से हो रहा है। वहां पर जो सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं, या फिर जो सेक्सुअल इंफॉर्मेशन है उनके बारे में जानना पढ़ना इतना ज्यादा टैबू नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो इसके बारे में बात करना भी एक टैबू है, इसके बारे में बोलना भी एक टैबू है। हम बोल भी नहीं सकते, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रक्रिया होती है, ये पूरी तरीके से सापेक्षिक होती है। किसी समाज में वही चीज सही हो सकती है और किसी समाज में वही चीज गलत हो सकती है। क्योंकि जैसे कि हमने बताया भाई, यौन व्यवहार पश्चिम समाजों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ओपन सोसाइटी है वहां पर। लेकिन आप भारतीय समाज में देखेंगे तो देखिए फिर कितनी आफत है। इसी के बाद दूसरी जो चीज हमारी आती है, ये एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, डायनामिक प्रोसेस है। लास्ट पॉइंट इसका, डायनामिक प्रोसेस कैसे है भाई? ये डायनामिक प्रोसेस ऐसे है कि पहली बात तो गतिशील रहती है हर समय, कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और किस समय पर हम कैसा बर्ताव करेंगे, किस समय पर हम कैसा व्यवहार करेंगे, ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें समाजीकरण सिखाता है। ठीक है? और गत्यात्मक इसलिए है कि अगर हम इसे समझना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ जैविक स्तर पर एक तरह से स्थायित्व होकर के हम इसे नहीं समझ सकते। अगर हमें इसे समझना है, देन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सामाजिक स्तर पर, जैविकीय स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, अलग-अलग स्तरों पर समाजीकरण को समझना पड़ेगा। ठीक है? जैसे कि अगर हम देखेंगे कि समाजीकरण अगर है तो व्यक्तियों को अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग तरीके की शिक्षा देता है। रोना कहाँ पर है, हँसना कहाँ पर है ना? कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है। तो ये सारी चीजें समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान सीखते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो समाजीकरण की ये प्रक्रिया है, ये पूरी तरीके से गत्यात्मक प्रक्रिया कहलाती है, एक डायनामिक प्रोसेस कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी समाजीकरण के उद्देश्य क्या है? क्यों होता है समाजीकरण? नहीं करेंगे अगर समाजीकरण तब क्या होगा भाई? मान लो कोई समाजीकरण कह रहा, नहीं नहीं हमारा समाजीकरण मत करो, या हमारा समाजीकरण नहीं हुआ है। और
आपने देखा होगा जैसे ही सबसे पहले कोई व्यक्ति जब बहुत बुरा बर्ताव करता है या कोई बहुत बुरा काम करता है, तो सबसे पहले क्या बात आती है? इनके मम्मी-पापा ने यही सिखाया होगा, है ना? तो अब मम्मी-पापा ने ये सिखाया होगा, इसका मतलब ये है कि सोशलाइज़ेशन ही इनका ऐसा हुआ है। यार तुम्हारा सोशलाइज़ेशन कैसे हुआ है? कैसे कैसे बात करते हो तुम? तो हम तुरंत उसके सोशलाइज़ेशन पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लग रहा तुम्हारा सोशलाइज़ेशन ठीक से नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सोशलाइज़ेशन ही वो चीज़ है, जो कि हमें इन सारी चीज़ों से हमें बताता है कि किस तरीके से हम इन्हें रिलेट कराएँगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कि इसका सामाजिकरण यार ऐसे ही हुआ होगा, इसको इसीलिए कुछ नहीं आ रहा है ना? तो सामाजिकरण क्या करता है? अनुशासन का पाठ पढ़ाता है, हमें डिसिप्लिन सिखाता है कि नहीं, यहाँ पर नहीं खाना है, हमें अनुशासन में रहना है, हमें ऐसे बैठना है, हमें ऐसे खड़ा होना है, हमें ऐसे रहना है। तो कुल मिला के सामाजिकरण क्या करता है? हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाता है और हमें बताता है कि हमें कहाँ पर कौन-सा आचरण करना होगा, ठीक है? और ये आचरण कौन सिखाता है? अभी हम आगे पढ़ेंगे जो एजेंसीज़ हैं, जो एजेंसी होती हैं वो सिखाती हैं। फिर उसमें जो एजेंसी आएँगी अभी हम लोग अपने आगे के लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे, है ना? कौन-सा आचरण करना चाहिए, कौन-सा नहीं करना चाहिए, अनुशासन कहाँ करना है, किससे हँसना है, किससे नहीं हँसना है, ये सारी चीज़ें हमें सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान सीखते हैं। और सोशियोलॉजी में या फिर सोसाइटी में सामाजिकरण एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया इसीलिए मानी जाती है क्योंकि पूरा समाज या फिर पूरे समाज का भविष्य कहीं न कहीं सामाजिकरण पर ही टिका हुआ होता है। अगर सामाजिकरण अच्छा हो गया तो भाई बहुत अच्छी बात है, सामाजिकरण अच्छा नहीं हुआ तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। इसके बाद बात आ जाती है कि सामाजिकरण प्रेरणा का स्रोत है ना? सामाजिकरण प्रेरणा का स्रोत है। प्रेरणा का स्रोत कैसे है? आपने देखा कि यार वो देखो हमारे मोहल्ले में रहते थे वो फलाँ व्यक्ति और कितनी गरीबी में थे लेकिन देखो उन्होंने कितना अच्छा काम कर लिया। और उनका सामाजिकरण क्या हमसे ज़्यादा अच्छा हुआ था? तो कहीं न कहीं सामाजिकरण हमें प्रेरणा प्रदान करता है। कहीं न कहीं सामाजिकरण हमें बताता है कि देखो यार वो तो इतने कम रिसोर्स में उसने इतना अच्छा काम किया, तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो सामाजिकरण केवल अनुशासन ही नहीं लगाता बल्कि अनुशासित ढंग से काम करने के लिए प्रेरित भी करता है। जैसे कि आपने देखा कि क्या बनना है, क्या हासिल करना है, क्या नहीं बनना है, ये सब कैसे सीखा? सामाजिकरण के द्वारा। जैसे कोई व्यक्ति आप में से कोई प्रोफ़ेसर बनना चाहता है, कोई एक अच्छा टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। तो कहने का मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें कि हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। और ये कैसे पाएँगे? हमारा हमेशा एक रोल मॉडल होगा, हमारा हमेशा एक आदर्श हमने बना रखा है कि अरे यार हमें क्रिकेटर बनना है तो चलो हम वीरेंद्र सहवाग या क्या नाम सचिन तेंदुलकर का बल्ला ले लेंगे और उसी के पोस्टर अपने घर पे लगा रखे हैं हमने। हमें बहुत बड़ा समाजशास्त्री बनना है तो हमने क्या नाम योगेंद्र सिंह की जितनी किताबें थी सब पढ़ डाली हैं। हमें योगेंद्र सिंह बहुत पसंद आते हैं, हमें यार देसाई बहुत पसंद आते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसी प्रक्रिया के दौरान, इसी प्रेरणा के दौरान हमने धीरे-धीरे सीखना प्रारंभ कर दिया है। सामाजिक भूमिका का पाठ पढ़ाता है, सामाजिकरण, है ना? सामाजिक भूमिका कैसे पढ़ाता है? अब सामाजिक भूमिका जब वो बच्चा पैदा हुआ, जिस बच्चे की हम लोग बात कर रहे थे, तो तब वो ना तो किसी का चाचा था और था भी तो उसे पता नहीं था। भाई चाचा तो था, चलो किसी का भाई तो था, लेकिन क्या उसे अपने भाई होने की जो भूमिकाएँ थी, क्या उसे पता थी? नहीं पता थी, है ना? तो धीरे-धीरे ये कैसे पता चली? जब वो बड़ा फॉर हुआ, इंस्टेंस हाँ, जब वो बड़ा हुआ तो उसे पता चली कि ये एक भाई होने की ये भूमिकाएँ हैं, एक बेटे होने की ये भूमिकाएँ हैं, एक और जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके साथ सामाजिक संबंध जुड़ते चले गए, तो उसे धीरे-धीरे अन्य भूमिकाओं का भान होता चला गया। तो कहने का मतलब ये समाजीकरण ही वो प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम अलग-अलग भूमिकाओं को निभाना, अलग-अलग भूमिकाओं को ग्रहण करना सीखते हैं और यहीं पर कॉन्सेप्ट आ जाता है रोल टेकिंग का। रोल टेकिंग, किसका कॉन्सेप्ट है रोल टेकिंग? गवर्नमेंट का। वॉकमैन का अच्छा, नहीं, नीड का। डिस्टेंस है नीड का। मीड का। बहुत काबिल बच्चे हैं। बड़ी तेजी में गवर्नमेंट बोला सबने। मीड है मीड का सॉरी सर। कॉन्सेप्ट है रोल टेकिंग, जिसमें व्यक्ति और क्या उदाहरण देते हैं जी मीड? सर, रोल डिस्टेंस है गवर्नमेंट का। हाँ, ये तो ठीक उसी तरह से बताती हैं जूली उन्हीं कि की बात बताते हैं। ये जूली ठीक उसी प्रकार से बताती है जैसे साबुन एक पैकेट जो है वॉशिंग पाउडर खरीदो तो एक बट्टी फ्री मिलती है।
तो अगर इनसे आप पूछेंगे कि रोल टेकिंग किसका कॉन्सेप्ट है, तो ये रोल टेकिंग तो बताएँगी ही बताएँगी, साथ ही साथ आपको रोल डिस्टेंस भी बता देंगी। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि रोल टेकिंग करता है। तो मीड कहते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं, तो शुरू में उन्हें शेविंग करने का बहुत शौक होता है। तो वो फ़ोम लेकर के अपने गालों पर लगाते हैं, है ना? जो लड़कियाँ होती हैं, वो खाना बनाती हैं छोटे बर्तनों में, या एक गुड़िया को जिस तरह से उनकी माँ उन्हें प्रेम करती है, वो ठीक उसी प्रकार एक गुड़िया को प्रेम करती हैं, है ना? और उस गुड़िया को साथ रखती हैं, गोदी लेना, उसे खिलाना, पिलाना, नहलाना-धुलाना, वो ठीक उसी प्रकार से करती हैं। हालाँकि लड़कों के अंदर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, वो गुड़िया नहीं खेलेंगे, वो क्या करेंगे, वो अपने पापा की तरह शेविंग करना सीखेंगे, साइकिल चलाना सीखेंगे, है ना? बाइक पर बैठेंगे तो हैंडल पकड़ के उसका हॉर्न और उसकी बटनें जो है खराब करेंगे। तो दोनों अलग-अलग तरीके से, क्योंकि दोनों का सामाजिकरण अलग-अलग तरीके से हो रहा है। आप देखेंगे, कभी आप इन छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और देखिए कि एक लड़के का सामाजीकरण की प्रक्रिया और एक लड़की की सामाजीकरण की प्रक्रिया, दोनों अलग-अलग होती हैं, है ना? मैं कहीं पर एक कोटेशन पढ़ रहा था कि उसमें ये था कि अ, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे घर पर मेरे पुरखों ने बड़ी बधाइयाँ दी और बड़ा खूब उत्सव हुआ। मुझे पूरा ठीक से याद नहीं है, मैं ग्रुप पर भेजूँगा, अच्छा कोट था। एक लेखक हैं वीरेंद्र भाटिया, उनका कोटेशन था। और जब मेरी बहन पैदा हुई तो मेरी माँ को मेरे पुरखों ने गालियाँ दी और उन्हें खूब भला-बुरा कहा गया। उसके बावजूद भी बड़ा होकर मैंने गालियाँ देना सीखा और बहन ने सम्मान करना सीखा। ये इस तरह से कोटेशन था। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी प्रक्रिया जो चल रही है, आप देखेंगे बचपन से ही एक लड़के का सामाजीकरण और एक लड़की का सामाजीकरण दोनों अलग-अलग तरीके से होती हैं, है ना? तो अब जैसे-जैसे रोल टेकिंग हुआ, जैसे-जैसे भूमिका ग्रहण हम लोगों ने सीखा, तो हमें पता चला कि नहीं, इस भूमिका से जुड़े हुए ये दायित्व हैं, जिनका हमें निर्वहन करना पड़ेगा, है ना? जिनको हमें निभाना पड़ेगा। और अगर ये सारे भूमिकाएँ, ये सारे दायित्व हम नहीं निभाएँगे, तो फिर वही बात है, रोल डिस्टेंस आ जाएगा, भूमिका दूरी आ जाएगी और दिक्कत होगी फिर भूमिकाएँ निभाने में। और इसीलिए ये सामाजिक भूमिकाएँ जो है होती हैं, प्रत्येक समाज ये चाहता है, हर सोसाइटी ये चाहती है कि जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके सदस्य हैं, वो जो भी व्यवहार करें, जो भी सोशल एक्शन करें, वो समाज के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही करें। ऐसा ना हो कि कहीं एकदम बाहर ही चले जा रहे हैं और कुछ भी किए दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वही काम करना है जिससे कि समाज में स्थायित्व आए। अगला ऑप्शन अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगला ऑप्शन कह रहा है कि कुशलता प्रदान करता है। कैसे कुशलता प्रदान करता है भाई? अलग-अलग तरीके के काम होते हैं समाज में और जिन्हें करने के लिए अलग-अलग ट्रेनिंग चाहिए होती है, अलग-अलग कुशलता चाहिए होती है और खासकर अब जबकि सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर इतना ज़्यादा बढ़ गया है। भाई ऑर्गेनिक सोसाइटी है, ऑर्गेनिक सोसाइटी में जब ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पाई जा रही है, स्पेशलाइज़ेशन बढ़ चुका है, विशेषीकरण आ चुका है, तो अब तो ज़रूरत कुशलता की है ना। जैसे मैंने बताया था कि भाई डिवीज़न ऑफ लेबर में पहले क्या होता था, पिताजी को थोड़ा-सा बिजली का काम भी आता है ना? थोड़ा बहुत मिट्टी का चूल्हा-वूल्हा भी बना लेते हैं, थोड़ा बहुत साइकिल-वाइकिल खराब हो जाती है तो खुद ही ठोक-पीट के सही कर लेते हैं, है ना? और प्लम्बरिंग का भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, खेत में नाली बनानी है तो वो भी बना देते हैं। मतलब लगभग मालीगिरी भी उन्हें आ रही है। तो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में काम हो रहा है। पिताजी को काफ़ी कुछ काम आता है, लेकिन जैसे-जैसे सोसाइटी टर्न्स इंटू द मॉडर्न सोसाइटी देन इट विल बिकम्स मोर स्पेशलाइज्ड एंड मोर आप देखते हैं कि धीरे-धीरे वो और ज़्यादा मॉडर्न होती गई और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती गई। अब आपके घर में एक छोटा-सा सॉकेट भी खराब हुआ है, आप खुद नहीं सही करते। क्यों? अरे नहीं, वो बिजली वाले को बुला लेते हैं फ़ोन करके। आपके घर में एक छोटी-सी कोई दिक्कत आ गई, भले उसमें वॉश बेसिन में कुछ कूड़ा फँस गया हो और आपने या थोड़ा उससे कोई ज़्यादा चलो प्रॉब्लम आ गई हो, तो आपने तुरंत उसको कॉल किया, भाई देखो यार इस पे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि उसके लिए वो एक स्पेशलाइज़्ड मेंबर है। तो सामाजिकरण के दौरान हम क्या ध्यान रखते हैं? सामाजिकरण हम ये ध्यान रखते हैं कि हर व्यक्ति प्रत्येक काम नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं कि भाई आर्ट्स कौन पढ़ेगा, साइंस कौन पढ़ेगा, अच्छा है ना? कॉमर्स कौन पढ़ेगा, जिसका कॉमर्स में मन लग रहा है वो कॉमर्स में पढ़े, जिसका साइंस में मन लग रहा है वो साइंस में पढ़े, जिसको एसएससी की प्रिपरेशन करनी है वो एसएससी की प्रिपरेशन करेगा। मतलब सभी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग-अलग बटा हुआ है, ठीक है ना? तो सामाजिकरण क्या कर रहा है? सामाजिकरण लोगों को कुशल बना रहा है, जिसके लिए वही वाली बात आ गई शिक्षा वाली, है ना? तो शिक्षा लोगों को प्रिपेयर कर रही है। अगली बात आती है लास्ट पॉइंट, व्यवहारों में अनुरूपता आती है ना? हम अपने व्यवहार को लोगों के अनुरूप करने का प्रयास करते हैं।
और अब यहाँ पर अब हम वो वाला अनुरूप नहीं है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भले ही आप जानते हैं, है ना, कि आपका समुदाय अलग है, एक मुस्लिम समुदाय है, एक जनजातीय समुदाय है, एक सिख समुदाय है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या करते हैं, अगर आप कहीं जाते हैं कि एक समान परिस्थिति है, तो आप देखते हैं कि एक समान परिस्थिति में एक समान लोग एक समान तरीके से व्यवहार करते हैं। भाई ऐसा कोई समाज होगा जहाँ किसी की मृत्यु पर ठहाके लगाए जाते होंगे? ऐसा कहीं नहीं होता है। तो आपने देखा कि कहीं न कहीं एक ऐसी एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह इक्वल है। हाँ, जैसे कि आप देखेंगे तो बहुत सारी जो ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं, वो हिंदू ट्रेडिशंस और इस्लामिक ट्रेडिशंस के लगभग-लगभग आप देखेंगे कि भाई कुछ ऐसे वे ऑफ डूइंग हैं जो मैच करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि भाई कहीं पूजा-पाठ में शामिल होना है तो सिर पे कपड़ा डाल लेना है। उस चीज़ को थोड़ा-सा स्पेशलाइज़्ड कर दिया गया, वो एक टोपी बन गई या फिर एक हिजाब बन गया। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनमें हमने अनुरूपता डेवलप कर ली है। और अलग-अलग लोगों से अलग-अलग तरीके से हम अपेक्षाएँ भी करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखते हैं यस सर। सामाजीकरण के जैविक आधार। बहुत ध्यान से समझेंगे, इम्पोर्टेंट है सामाजीकरण के जैविक आधार। क्या होता है सामाजीकरण का जैविक आधार? जब हम जैविक आधार की बात करेंगे, है ना, कि कौन-सी चीज़ें हैं जो सामाजीकरण कौन-सी वो विशेषताएँ हैं जिनके कारण सामाजीकरण होता है? क्योंकि अगर सामाजीकरण भैया ऐसे ही हो रहा होता तो जानवरों का भी होना चाहिए, गाय का भी होना चाहिए सामाजीकरण, सिर्फ मनुष्यों का क्यों होता है ना? लेकिन लोगों ने कहा नहीं, नहीं भाई मनुष्यों का ही होता है तो इसका मतलब कुछ पता करना पड़ेगा कि आखिर क्यों सिर्फ मनुष्यों का ही सामाजीकरण हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्यों में कुछ ऐसे जैविक गुण पाए जाते हैं, मनुष्य में ऐसी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जिसके कारण मनुष्य का सामाजीकरण संभव हो पाता है। कौन-कौन सी हैं वो चीज़ें? तो पहली चीज़ तो यही हो गई भाई, सहज प्रवृत्तियों की कमी। सहज प्रवृत्तियों की कमी क्या हो जाएगी? सहज प्रवृत्तियाँ इसको हम एक टर्म नोट कर लेंगे कॉपी में, इंस्टिंक्ट्स। ISTINCTS, इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स क्या होता है? इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है वो सहज प्रवृत्तियाँ, और सहज प्रवृत्तियों को हम डिफाइन करेंगे एक तरह का जटिल व्यवहार। जटिल व्यवहार इसको ऐसे समझेंगे जैसे मैंने कहा कि भाई आप जन्म से क्या लेकर के पैदा हुए थे? आप जब पैदा हुए थे तो आपको कोई एक ऐसा काम था जो आता था, वो आपको नहीं आता था। ऐसा तो शायद कोई भी काम नहीं था जो आपको आता था, है ना? लेकिन जब अ, जानवर पैदा होते हैं, आपने देखा होगा जानवर का जो गाय का जो बछड़ा होगा या बछिया होगी, वो अपने जन्म के 5-10 मिनट बाद ही चलने लगेगा, है ना? तो मतलब ये चलना उसने कहाँ से सीखा? पहले से सीखा ना, माँ के गर्भ से ही सीखा। या फिर आपने देखा अंडे दिए भाई, जी सर। किसी किसी बर्ड्स ने मतलब कोई बर्ड है जिसने अंडे दिए हैं, ठीक है? और अब आप देख रहे हैं कि वो अंडे से जैसे ही बच्चा बाहर आया है, उसने चीं-चीं करना और उसने घोंसला बनाना। जैसे-जैसे वो बड़ा हुआ वो घोंसला बनाना अपने आप सीख गया। उसने कहीं ट्रेनिंग लेने गया क्या वो घोंसला बनाने की? क्या उसने कभी अपनी माँ को घोंसला बनाते हुए देखा था? नहीं देखा था, लेकिन भाई वो सीख गया। तो कैसे सीख गया? क्योंकि ये चीज़ें वो सहज प्रवृत्तियाँ हैं, ये उसकी इंस्टिंक्ट्स हैं जिसे हम कहते हैं, और ये उसके अंदर पहले से मौजूद थी, है ना? तो जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जैसे घोंसला बनाना है ना? और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि उसको बाय बर्थ मिलती हैं और जानवरों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती हैं। उसे हम कहते हैं सहज प्रवृत्तियाँ। तो इसी तरह की जो सहज प्रवृत्तियाँ होती हैं, यही वो प्रवृत्तियाँ हैं जिनके कारण जानवरों का सामाजीकरण हो पाना संभव नहीं होता है। सिर्फ इसी कारण से। जिसके कारण जानवर भाई अब मान लो भाई तुम किसी अपने कप में, आपके पास एक कप है और हमारे पास कॉफ़ी है, तो और आप उस कप में चाय पी रहे हैं और आप कहते हैं यार हमको भी तो कॉफ़ी पिलाओ, तो हम आपके उसी चाय वाले कप में थोड़ी-सी कॉफ़ी दे देते हैं, तो क्या आपको कॉफ़ी का टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। या आप अपनी चाय हमें दे देते हैं उसी कप मेरे कॉफ़ी के कप में, तो हमें चाय का टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब हम कोई भी चीज़ तब तक ग्रहण नहीं करते हैं जब तक हमारा बर्तन पूरी तरीके से खाली नहीं होता है। इसीलिए पहली क्लास में ही हमने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी थियरी होंगी जो आपने कहीं सुनी होंगी, किताब में पढ़ने के अलावा। सुनी-सुनाई वाली जो चीज़ें हैं वो भूल जाइएगा 1 घंटे के लिए। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत क्योंकि
क्योंकि जब आपका पात्र पहले से ही भरा हुआ होता है, तो आप उसमें नई चीज़ें नहीं फ़िल कर पाते हैं। आप अपने पूर्व ज्ञान में उलझे रहते हैं। आप सोचते हैं कि अरे यार ये तो वहाँ पे तो ऐसा लिखा था, यहाँ पे तो वो हमने उससे यहाँ पढ़ा था, वहाँ से वहाँ सुना था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी हो सकता है किसी और टीचर के पढ़ाने की जो चीज़ें हों, जो आपको याद आ रही हों। तो कहने का मतलब ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको भूल करके नई चीज़ों का समाजीकरण करना पड़ता है। और इसी कारण से अगर बाई चांस कभी समाजीकरण पे लिखने को प्रश्न आता है, तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे हेडिंग्स डाल के, तो डेफ़िनेटली आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, है ना? सामाजिकरण क्यों नहीं हुआ जानवरों में? क्योंकि उनमें इंस्टिंक्ट्स पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स पाए जाते हैं। घोंसला बनाना है, चिल्लाना है, दूध पीना है, चलना है, दौड़ना है ना? ये उन्हें बाई बर्थ है, उन्हें पहले से आ रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारा, और यही पहले से आना उनके सीखने की प्रक्रिया में बाधक बन जाती है। अगला आ जाता है हमारा अंतःक्रियात्मक आवश्यकताएं, इंटरैक्शनल नीड्स। अब आप देखेंगे मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है जो अकेले रहना पसंद करता है, सॉरी अकेले नहीं रहना पसंद करता है, उल्टा बोल दिया। मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए साथ, मनुष्य को चाहिए, क्योंकि भाई आपने देखा कि जब मॉर्गन ने बताया कि स्टार्टिंग में हम लोग कैसे रहते थे, झुंड में रहते थे, है ना जी? तो भाई झुंड में रहते, तो तब भी तो अकेले रह सकते थे, तब तो कोई अकेले नहीं रहता था, सब झुंड में ही रहते थे। क्योंकि मनुष्य का जो व्यवहार है, जो मनुष्य की जो प्रक्रिया है, वो झुंड में रहने वाली है भाई। मनुष्य पूरी तरीके से झुंड में ही रहना चाहता है, वो अकेले नहीं रहना चाहता। तो मनुष्यों के अंतर्गत अनेक सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि इंटरैक्शन करना चाहता है, हालांकि जानवर ऐसा नहीं करते, है ना? जानवर मतलब अकेले भी बैठे हुए हैं, अगर किसी जानवर को अकेले बांध दोगे या अकेले, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अकेले खाएगा, अकेले पिएगा। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य कहेगा यार चलो 2 समोसे हैं, एक अपने दोस्त के साथ शेयर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं को एक सामाजिकता से बांध रखा हुआ है, हमने स्वयं को कुछ संबंधों से बांध रखा हुआ है, जिसके कारण हमें इंटरैक्शन करना पड़ता है, और इंटरैक्शन करना हमें अच्छा लगता है। और ये इंटरैक्शन हम कैसे सीखते हैं? वही बात, सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान। तीसरा पॉइंट आ जाता है बाल्यावस्था की निर्भरता। अब आप, जैसे मैंने अभी ये चीज़ बताई थी हालाँकि इनडायरेक्टली, आपने देखा कि गाय का बछुआ हुआ और 2 घंटे बाद चलने लगा, 2 घंटे भी नहीं लगते इवन। आपने देखा 1 घंटे बाद वो चलने लगा। फिर 8-9 महीने तक वो अपनी माँ के साथ रहा, और उसने अपना मतलब जो है स्तनपान किया, और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। अब मतलब उसे माँ से कोई लेना-देना नहीं है। अब उसे ना तो माँ से लेना-देना है, ना पापा से लेना-देना है, उस जानवर को। तो भाई वो कैसे सीखेगा? ना तो उसके कोई बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, ना तो उसने सेंट मैरी में स्कूलिंग करी है। तो अब ये सारी चीज़ें वो नहीं सीख पा रहा है। लेकिन जब आप मनुष्य के संदर्भ में ये सारी चीज़ें देखते हैं, जब आप देखते हैं कि मनुष्य ने क्या किया, तो आपने देखा कि मनुष्य की जो बाल्यावस्था का समय होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। मनुष्य की जो बाल्यावस्था का समय है, वो सबसे ज़्यादा है। भाई 2-3 मतलब 5 साल, 6 साल तक तो बच्चा माँ से बहुत ज़्यादा अटैच रहता है ना? और नहीं भी रहता है तो 2-3 साल तक, जब तक वो अच्छे से चलना ना सीख जाए, अच्छे से दौड़ना, भागना ना सीख जाए अच्छे से, माँ का साथ तो उसको हमेशा चाहिए होता है। लेकिन फिर भी 2-3 साल, 5 साल तक तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहता है, और बाल्यावस्था तो उसकी लंबे समय तक चलती है, जिसमें उसके पिताजी, मम्मी जी, मतलब वो उसे बच्चों की तरह तो बहुत दिन तक ट्रीट किया जा रहा होता है। तो इसीलिए वो ज़्यादा सीख पाता है, जानवर इसलिए भी नहीं सीख पाते। क्योंकि हमारा प्रश्न क्या था? सामाजिकरण के जैविक आधार क्या है भाई? क्यों जानवर नहीं सीख रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं? जानवरों का भी तो सोशलाइजेशन करवाओ। लेकिन नहीं, हमने ये सारे फैक्ट्स पढ़े, और हमें पता चला कि इन कारणों से जानवरों का सोशलाइजेशन नहीं हो सकता है। क्योंकि हम शारीरिक रूप से देखें, हम मानसिक रूप से देखें, हम भौतिक रूप से देखें, हम ज़्यादा समय तक अपने परिवार से कनेक्ट रहते हैं। अब लड़कियां अपने परिवार से कब तक कनेक्ट रहती हैं? जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, तब तक वो अपने पिछले परिवार से कनेक्ट है। जैसे ही उनकी शादी हुई, वो अपने दूसरे परिवार से कनेक्ट जी सर। है ना? लड़के जब तक उनकी शादी नहीं हुई, तब तक वो अपने परिवार के साथ हैं, आगे चल करके उन अपनी पत्नी के साथ हैं। तो कहने का मतलब ये मनुष्य जो है, वो ज्यादातर एक दूसरे पर निर्भर रहता है, डिपेंडेंसी रहती है उसकी, और जिस कारण से वो ज्यादा सीखता है, जिसके कारण उसके ज्यादा रिलेशंस कायम हो पाते हैं। अगली चीज हमें देखने को मिलती है, और लास्ट, आज के लेक्चर की लास्ट पॉइंट, भाषा।
आप देखेंगे जानवरों की कोई भाषा नहीं होती है। वो बात अलग होती है, हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं कि जानवरों की भी एक भाषा होती है, मूक लैंग्वेज, लेकिन मतलब वो एक सिस्टमैटिक लैंग्वेज नहीं है ना, जिस कारण से वो नहीं सीख पाते। भाषा से जैसे मैंने बताया भाई, बच्चा पैदा हुआ, अमेरिका में इंग्लिश बोलना सीख गया। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि गाय का बछुआ पैदा हुआ और इंसानों के साथ रहा और उसने हिंदी बोलना सीख लिया? ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि हालाँकि जानवरों में बुद्धि कुछ ना कुछ पाई जाती है, नो सर। ये बात ठीक है। चलो कुछ ना कुछ उसे पता है कि हमें और एक यहाँ पर एक बीएड वाले बच्चों को ध्यान होगा, एक मेथड होता है ट्रायल एरर मेथड, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। किसका है, कोई बताएगा? जी सर। बता दो किसका है फिर। जैगनिक ये अगर गलत बताया बीएड वाला, थॉर्नडाइक टाइप का। जूली थॉर्न तुमसे जल्दी तो है सर। भारती जी ने बता दिया। गलत। सर वो सेकंड सेमेस्टर में था, वो हो चुका है। हाँ, तो उन्होंने तो कभी बीएड किया भी नहीं होगा भारती जी ने। भारती जी बीएड है आपका? हद है मतलब। थॉर्नडाइक का इतना सिंपल सा है, थॉर्नडाइक का ट्रायल एरर मेथड याद कर लो, पूछा जा सकता है ना? तो थॉर्नडाइक ने जो ट्रायल एरर मेथड दिया, तो उसमें बताया कि यार बच्चे आँख को जानवर जो होते हैं या बच्चे जो होते हैं, वो आँख को छू लेते हैं और फिर उन्हें पता चलता है नहीं, 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 आँख गर्म है, पिछली बार हालत खराब हो गई थी, अब नहीं छुएँगे। तो कहने का मतलब जानवरों में इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती। जानवर जो कुछ सीखते हैं, करके सीखते हैं, या जो कुछ सीखते हैं एक सॉरी, जानवर जो कुछ भी सीखते हैं वो करके सीख रहे हैं, या भाषा के माध्यम से कुछ नहीं सीख रहे हैं, है ना? मनुष्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है भाई, वो ये है कि मनुष्य अपनी भाषा के दौरान बहुत कुछ सीख सकता है, और ये भाषा ही मनुष्य को एक जी सामाजिक सर। सामाजिक प्राणी बनाने में, मनुष्य को एक नागरिक बनाने में, मनुष्य को एक अच्छा व्यक्ति बनाने में मदद करती है। अगर भाषा नहीं होगी, लैंग्वेज नहीं होगी, तो बहुत दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अगर कोई, और वही बात जैसे मानसी उस दिन बता रही थी कि मतलब चाइना में कैपिटलिज्म क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पे चीनी बोली जाती थी, चाइनीज लैंग्वेज बोली जाती थी। तो इसका मतलब भाषा इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है। अगर भाषा इतना बड़ा रोल प्ले कर रही, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति के समाजीकरण में भी वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है, और यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, प्लीज, स्वागत है उसका। नहीं सर, क्लियर है यहाँ तक तो सर। और कोई Yes, बाकी sir. लोग?